लोग सिगरेट पीते हैं और हद से ज़्यादा पीते हैं, तो वो कैसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखें? ज़्यादा सिगरेट पीने से अगर वो लगातार 10-15 साल 20 साल पी रहे होते हैं तो उनको लंग कैंसर भी हो जाता है, फेफड़े का कैंसर, सांस की नली का कैंसर भी डेवलप हो जाता है। ये कंडीशन तो और ही भयावह है। तो इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते कम से कम उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनको बाईपैप या वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ता है, आईसीयू में रखना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है अच्छी खासी मेहनत करने के बाद, काफ़ी दवाइयाँ चलाने के बाद भी पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। ये तो ट्यूबरक्लोसिस एक जो बीमारी है, इसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो दवा है ज़िला अस्पताल की वो कितनी कारगर है? देखिए, टीबी की जो दवाइयाँ हैं, जो गवर्नमेंट की सप्लाई है, टीबी की दवाई बहुत अच्छे क्वालिटी की आती है और गवर्नमेंट सप्लाई में भी अच्छी क्वालिटी की आती है टीबी की दवाई। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दोस्तों, जिस तरह की हमारी जीवन शैली चल रही है, ऐसे में खान पान की अगर हम बात करें, उसका जो इफ़ेक्ट हमारे ज़िंदगी पर पड़ता है और उससे होने वाली दुश्वारी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं वो चेस्ट से रिलेटेड हैं। तो इसी मुद्दे, इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमेश पांडे जी, जिन्होंने गोंडा से पहले राम मनोहर लोहिया में अपनी सेवाएं दी हैं और अब अपनी गोंडा में वो सेवाएं दे रहे हैं। इनकी कार्यशैली को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने इनको सम्मानित किया है। इनसे हम बात करेंगे इस तमाम मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। सर्वप्रथम तो यूपी टाइम्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने मेरा परिचय दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने बताया कि आजकल लोगों की जो दिनचर्या रह रही है और खान पान, और आजकल इतना पोल्यूशन हो गया है शहर में, जिसके वजह से चेस्ट के पेशेंट जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, या फिर जिनको चेस्ट की दिक्कतें पहले से भी रहती हैं उनको एक्यूट एक्सेसरबेशन या सांस में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ रही है और दर दर भटकना पड़ता है। कभी उनको यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता है दिखाने के लिए। यहाँ पे सही समय पे शायद सही इलाज ना हो पाने की वजह से जब गंभीर स्थिति में पहुँच जाते हैं, तो मैंने देखा जब मैं राम मनोहर लोहिया में था तो बहुत सारे मरीज़ गोंडा के आके वहाँ पे भर्ती होते थे, बेड नहीं मिल पाते थे, लोगों के लिए सिफारिश भी करना पड़ता है कि चलिए हमारे क्षेत्र से आए हैं तो भर्ती कराया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे मेरा गृह जनपद गोंडा है तो यहाँ पे ही मैं वो सुविधाएं मुहैया कराऊँ, ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट हैं, जो चेस्ट के पेशेंट हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान गोंडा में रह के किया जा सके। तो अभी मैंने ये अपना हॉस्पिटल डाला है, त्रिकुटा हॉस्पिटल है, इसका मैं फाउंडर हूँ। और ये कुंवर टाकीज के पास जो पुल है उसके जस्ट बगल में मेन रोड पे है, ताकि किसी को आने में भी कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पे मैं सुविधाएं दे रहा हूँ, ओपीडी भी करता हूँ। आज की डेट में जो नॉर्मल चेस्ट फिजिशियन जहाँ भी हैं उनकी अच्छी खासी फ़ीस है। मैंने एक मिनिमम फ़ीस 300 रुपीज़ रख दी है यहाँ पे। और कितना भी कोई भी पेशेंट है उसके लिए आईपीडी की व्यवस्था है यहाँ पे। किसी की सांस फूल रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मरीज़ जो गंभीर बीमारियों में उलझ जाते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं, उनको बाईपैप की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा था। बाईपैप की व्यवस्था दे रहे हैं, भर्ती की व्यवस्था दे रहे हैं, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हैं। और जो यहाँ पे दवाइयों में थोड़ा उलटफेर हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दवाई भी एक अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ यहाँ पे और सही मूल्य पे, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है मरीजों को, उस पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। 5 से 10% ब्रांडेड मेडिसिन पे, दवाइयों पे डिस्काउंट भी देते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो ये डॉक्टर साहब तमाम चीज़ें जो आपने बताई है, ये जो मरीज़ है उनकी सहूलत के लिए आपने बताया है कि बेहतर यहाँ सेवाएं, चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो या ओपीडी है। इससे पहले हम चाहेंगे कि एज ए डॉक्टर आप जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करें या रिमूव करें जिससे वो इस स्टेज तक ना पहुंच पाए कि डॉक्टर को ही दिखाना पड़े। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्दी रहने के लिए तो हमें जंक फूड तो वैसे अवॉइड करना चाहिए, और जितना हो सके थोड़ा व्यायाम करें, योगा वगैरह करें, और थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, जो सांस के मरीज हों, चाहे बीपी के हों, चाहे शुगर के हों, एक मुख्य कारण है। तो खासकर मैं सांस के मरीजों के लिए बताना चाहूँगा, जो
पेशेंट डायग्नोस हो चुके हैं जिनको सांस की दिक्कत रहती है, उनको कोशिश करना चाहिए जो धूल गर्दा होता है, ज़्यादा फ्यूम्स जहाँ पे हैं, या आजकल तो कहीं कंस्ट्रक्शन चला उधर गए, तो जितना हो सके धूल गर्दे से बचाव करें। और ऐसे मरीजों को जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस समय दिक्कत बढ़ती है, तो खासकर उस टाइम पे ठंड से थोड़ा बचना, और जैसे खट्टी चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और यही सारी चीज़ें हैं। मेनली क्या होता है कि जो पेशेंट हैं चेस्ट के, उनको स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या होता है, खांसी आना शुरू होती है, तो उनको लगता है कि हाँ ये तो हल्की फुल्की खांसी है, और कहीं 2-4 खुराक दवाई लेके खा के थोड़ा आराम भी मिल जाता है उनको। लेकिन होता क्या है, जो कोई डिजीज़ शुरू हो रही होती है स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, लेकिन अपना काम अंदर अंदर कर रही थी। जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी इतना सब कुछ चला रखा है कि भाई इतने हफ्तों से ऊपर अगर खांसी आ रही तो आप चेकअप कराएं, जिला अस्पताल जाएं, और टीबी भी हो सकती है। तो ऐसा ही होता है, खांसी के सिरप ले लिया, पी लिया, खांसी दब गई, पता चला महीने भर बाद गए एक्सरे कराए तो इन्फिल्ट्रेशन आ गए, पूरा टीबी के धब्बे पड़े हैं। उस टाइम पे जब हमें दवाई शुरू करनी होती तो काफ़ी दिक्कत होती है मरीजों को भी, हमें भी, कि भाई फॉलोअप में आते हैं कि कितना आराम हुआ, कैसे क्या। तो अगर वो सही टाइम पे सही जगह पे आ जाते हैं, इनिशियल स्टेज में ही अपने सिम्टम बताते हैं और दवाई स्टार्ट हो जाती है, तो बीमारी एक गंभीर रूप में आए उससे पहले उसको रोका जा सकता है और उसका अच्छा इलाज हो जाता है। जिस बिंदु पर डॉक्टर साहब आपने बात की है, ये बहुत बेसिक है, ये कि लोगों को खांसी आती है या बुखार आता है, चेस्ट में कुछ भी हुआ, वो गया मेडिकल से, उन्होंने मेडिसिन ले ली 10-20 रुपए की, उनको लगता है रिलीफ मिल गया। जो बिंदु आपने कहा है कि उसके बाद वो स्टेज और नेक्स्ट चला जाता है और स्थिति खराब हो जाती है, तब आप तक आते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कब ऐसा फील हो और एक बेहतर डॉक्टर को दिखा सके? जी, जैसे किसी को भी 2 हफ्ते से ऊपर खांसी आ रही है, चाहे वो सूखी खांसी है या बलगम भी आता है, उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर किसी को भी ज़रा सा भी खांसी खाने के बाद में सांस फूल जा रही है, ऐसा लगता है कि दम घुट गया है, या रात को सोते वक्त एकदम से नींद खुलती है खांसी उठ के और बेचैन हो जाता है, या 2-3 सीढ़ी चढ़ने पे ही या 10-20 मीटर चलने पे ही थोड़ा सा उसको सांस फूलने लगती है, या थकान के कारण बैठ जाता है, तो थकान ना समझे, उनमें सांस की जो नलियाँ होती हैं, जैसे ये मेरे पास एक डमी पड़ा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ब्रोंकस लिखा है। ब्रोंकस मतलब जो सांस की नली होती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये माइल्ड सीओपीडी, ऐसे ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को सीओपीडी कहते हैं। ये ब्रोंकियल अस्थमा भी कुछ मिलता जुलता ही होता है, जिसको हम दमा कहते हैं। इसमें देखिए सांस की नली सक्रिय हो गई है, और जो पीले रंग का दिखा रही है बलगम को दर्शा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल एयरवे है और ये नली कितनी सक्रिय हो गई है, और इसमें बलगम, ये कंडीशन तो और ही भयावह है। तो इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते कम से कम उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनको बाईपैप या वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ता है, आईसीयू में रखना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है अच्छी खासी मेहनत करने के बाद, काफ़ी दवाइयाँ चलाने के बाद भी पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। ये जो स्थिति आपने 1st to 4th बताई है, ये कितना वक्त ले लेती है? अक्सर देखा जाता है जब आदमी ध्यान नहीं देता है तो। एक्चुअली क्या होता है कि ये चीज़ें, अब ये जो बीमारी है, जो सीओपीडी होती है, उन पेशेंट में जो स्मोक का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, या तो बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं, या किसी केमिकल फैक्ट्री में, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह हो रहा है, धूल गर्दा हो रहा है, या डस्ट का कोई काम है, उनमें होता है। तो और दूसरा क्या होता है, एक पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं, जिनको खाली सीजन चेंज होने की वजह से या किसी भी एलर्जन की वजह से सांस की नली में सूजन आने लगता है, तो उनको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इनिशियल जो उसके लक्षण होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, वो भी खांसी आना शुरू होता है। उस टाइम पे अगर वो अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो बीमारी पकड़ में आ जाती है, और डॉक्टर बता सकता है कि ये हल्की फुल्की एलर्जी की वजह से खांसी है या कोई दिक्कत बन रही है। अगर उस स्टेज पे रोकथाम शुरू हो जाए, उसकी एक प्रॉपर दवाई शुरू हो जाए, तो डिजीज प्रोग्रेशन रुक जाता है। और अगर कोई कप सिरप लेके कि हाँ खांसी दब गई, पता चला 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर खांसी आ रही है, चलो फिर वही सिरप पी लें, तो दबा तो देता है, लेकिन जो डिजीज प्रोग्रेशन वो बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर कोई सिरप काम नहीं करती है, और डॉक्टर्स के लिए भी दिक्कत बढ़ जाती है, वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये भाई अब इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। और हमारी जो चेस्ट की जो एक्सपेंसेज आते हैं चेस्ट मेडिसिन में, चाहे दवाइयों का खर्चा हो, चाहे भर्ती करके उसकी दवाई और इलाज होना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हमारे लिए भी थोड़ा सा ना चाहते हुए भी कि भाई मरीज को सस्ते में इलाज किया जाए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में वो अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई चल जाएगी, तो उसका रोकथाम क्या? डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे इलाज है जो मरीज़ इन बीमारी से गुजर रहे हों
वो त्रिकोटा हॉस्पिटल आ सकें, डॉक्टर रमेश पांडे जी से मिल सकें, दिखा सकें, तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे खासकर मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो विशेषता जो चेस्ट के पेशेंट्स हैं, चाहे उनको टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, कई बार उसके वजह से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसमें फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है उसमें पानी बन जाता है, कई बार टीबी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से फेफड़े की झिल्ली होती है फेफड़े में सुराग बन जाता है, उस वजह से जो फेफड़े की हवा है वो झिल्ली में भर जाती है, फेफड़े को दबाती है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अभी 2 दिन पहले पेशेंट आए भी हैं, उनको ऑपरेट करके ICD भी डाली, अभी वो ठीक हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन आए ना वो पहले आएँ, तो सही टाइम पे दवाई चल जाए, रोकथाम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन आए ना। हम चाह रहे हैं कि एक छत के नीचे जब मरीज आए तो इधर उधर भटकना ना पड़े, जितनी मूलभूत सुविधाएं वो दी जा सकें, एक ही अस्पताल में मिल सके। एक टीबी का बहुत ज़्यादा एक लोगों में कहीं ना कहीं गुमराहियत कह लें, लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या जो ज़िला अस्पताल की दवाएं चलाई जाती है वो काम करती है, क्योंकि कुछ लोग इसी को लेकर भटकते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस एक जो बीमारी है, इसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो दवा है ज़िला अस्पताल की वो कितनी कारगर है? देखिए, टीबी की जो दवाइयाँ हैं, जो गवर्नमेंट की सप्लाई है, टीबी की दवाई बहुत अच्छे क्वालिटी की आती है, गवर्नमेंट सप्लाई में भी अच्छी क्वालिटी की आती है टीबी की दवाई, और गवर्नमेंट की सप्लाई से आती है। तो चाहे वो गवर्नमेंट की सप्लाई से चलाएं, हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी है, और हमारे यहाँ से गवर्नमेंट सप्लाई की भी दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं, और रजिस्ट्रेशन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, मरीजों को उनके खाते में पैसे भी आते हैं थोड़ा उनके न्यूट्रिशन के लिए, वो सारी चीज़ें भी मुफ्त होती हैं। गवर्नमेंट की जो सारी उनके योजनाएं हैं वो भी इसी अस्पताल में जी लाभान्वित होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है जी। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं और हद से ज़्यादा पीते हैं, तो वो कैसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखें? क्या स्थिति उनकी जब ख़राब होना शुरू होती है तो किस स्तर तक जाके उन्हें आप तक आ जाना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सिगरेट की आदी हो चुकी है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोगों को सिगरेट पीने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डेली ये मान के चले 8-10 सिगरेट वैसे ही फूक रहे हैं। हम आप ऐसे बैठे हैं तो समझ लीजिए 8-10 सिगरेट दिन में फूक चुके होंगे, इतना पोल्यूशन है। उसके बावजूद वो एक्स्ट्रा सिगरेट पी रहे हैं। तो सिगरेट से केवल सांस की बीमारी ही नहीं होती है, ज़्यादा सिगरेट पीने से अगर वो लगातार 10-15 साल 20 साल पी रहे होते हैं तो उनको लंग कैंसर भी हो जाता है, फेफड़े का कैंसर, सांस की नली का कैंसर भी डेवलप हो जाता है। तो पहली चीज़ तो जो सांस के मरीज़ हैं उनको तो बीड़ी सिगरेट तो छूना ही नहीं है, और जिन लोगों को आदत पड़ी है कोशिश करें, कोशिश करने से हर चीज़ संभव है, छोड़ने की कोशिश करें। और नहीं छूट रही तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे निकोटेक्स है, निकोटीन। एक्चुअली जब हम टोबैको स्मोक करते हैं या च्यूइंग करते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो होता है वो निकोटीन होता है। तो निकोटीन गम आते हैं, निकोटेक्स गम आते हैं, उनका सेवन करें, डॉक्टर से सलाह लेके करें कैसे उसको यूज करना है और कितने दिन पे उसको टैपर करके बंद करना है। तो मेरे हिसाब से ये सलाह अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे त्रिकुटा हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर रमेश पांडे जी। जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, जिस तरह से क्या ध्यान, क्या ख्याल मरीज़ों को रखना चाहिए, ख़ासकर मैंने स्मोकिंग का इसलिए पूछा क्योंकि बहुत बड़ी एक लार्ज स्केल में लोग हैं जो स्मोकिंग के आदी हो चुके हैं, और जब उनकी स्थिति ख़राब होती है उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। तो स्थिति ख़राब होने से पहले जो डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी है उस पर ख़ासा ध्यान रखें, और इसी वजह से इन्हें हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने हाल ही में सम्मानित किया है, क्योंकि जिस तरह से इनके ट्रीटमेंट है, जिस तरह से इनकी सलाह है वो काफ़ी कारगर है। त्रिकुटा हॉस्पिटल की बात करें, जिस तरह इन्होंने बताया है क्या सुविधाएं आप तमाम मरीज़ों को यहाँ मिल सकती है। एक ख़ास बात जो टीबी है, जो बहुत आम हो चुकी है इस वक्त बीमारी, लेकिन लोग इसको दबा के रखते हैं, बताते नहीं हैं कि साथ वाला बैठ सकेगा नहीं बैठ सकेगा। फिर वो ज़िला अस्पताल जाते हैं और लंबी लाइन में लगते हैं, वहाँ भी शर्म लगती है उन्हें। तो वो तमाम चीज़ें, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका जो महीने का पैसा आता है और मुफ्त की दवाएं, वो त्रिकुटा हॉस्पिटल में मिलती है जो डॉक्टर रमेश पांडे जी ने अरेंज कराया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो भटकते हैं अपने ज़िले में, और ज़िले ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में लाइन लगाते हैं, बेड नहीं मिलता है, वो त्रिकुटा हॉस्पिटल आ सकें और बेहतर इलाज पा सकें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।